मेरा नाम संदीप जांगड़ा है। मेरे साथ मेरे को-फाउंडर हैं ईशान चुग, जो कि मेरे स्कूल फ्रेंड हैं। जब शार्क टैंक फर्स्ट सीजन स्टार्ट हुआ था तो मैंने उस टाइम पे भी अप्लाई किया, किसी वजह से रह गया होगा। फिर मैंने शार्क टैंक 2 पे भी अप्लाई किया और हम उस दरवाजे को थोड़ा सा टच करके बैकफुट हो गए। तो शार्क टैंक 3 स्टार्ट हुआ और उस जो मैं डोर को छू के आया था और आज उस डोर को मैं एक कदम आगे बढ़ा रहा हूँ। और मैंने फैसला किया, गुड़गांव में कुछ दोस्तों ने वो हो गया। पहले 2-3 दिन से हम लोग पूरा पिच के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो किसी को नहीं पता। उसमें एक चीज और वो पूछ सकते हैं, तुम्हारी ऑनलाइन सेल कितनी है और ऑफलाइन कितनी है। निकाल लिया मैंने 28%। हम तो ठहरे एक छोटे से शहर के लोग। मैंने डिसाइड किया नौकरी छोड़ के ईट लोकल थिंक ग्लोबल, मैंने जॉब छोड़ने का फैसला किया। हम आए हैं हरियाणा के एक छोटे से शहर गोहाना से। जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पे हमारे रोजमर्रा के सपने, किसान हैं हम लोग या फिर छोटे मोटे बिजनेस हम लोग करते हैं। उस शहर से जब मैंने शुरुआत की तो मुझे भी कोई ऐसा आइडिया नहीं था कि हम इस बिजनेस को इस लेवल तक और यहाँ तक हम पहुँचा पाएंगे। तैयारी तो बिल्कुल करके आए हैं। जो रास्ता है हमारा राइट वे रास्ता, उस पे ट्रैक पे चले और आज शार्क टैंक 3 तक पहुँच रहे हैं। नमस्ते शार्क, मेरा नाम ईशान है और मैं 31 साल का हूँ। नमस्ते शार्क, मेरा नाम है संदीप जांगड़ा और मैं 32 साल का हूँ। हम आए हैं हरियाणा के एक छोटे से शहर गोहाना से। शार्क, आपने कभी गोहाना के बारे में सुना है? नहीं। जलेबी वहां से आती है ना? जी बिल्कुल सर। ये महानगरों से दूर एक छोटा सा शहर है जिसकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास है और जो गोहाना फेमस है अपनी बड़ी बड़ी जलेबियों के लिए है और हमारे पिज्जा गैलेरिया की वजह से भी है। मैं सर पिज्जा गैलेरिया शार्क जब सॉरी आराम से आराम। पानी पड़ा अगर सर, पिज्जा गैलेरिया की शुरुआत दिसंबर 2015 से हुई। हम तो ठहरे भाई एक छोटे से शहर के लोग। जब मैं पहली बार गुड़गांव गया, वहां की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख के एकदम से मैं चकाचौंध रह गया। वहां पे मैंने पहली बार मेरे दोस्तों के साथ कॉन्ट्री करी और पिज्जा ट्राई किया। क्या लाजवाब चीज थी भाई, जैसे कि मानो कि शेर के मुंह में खून चख लिया हो। और तभी मैंने फैसला किया इसे तो मैं गोहाना लेके ही जाऊंगा। मैंने जॉब छोड़ने का फैसला किया और वापसी गोहाना जाके पिज्जा गैलेरिया की शुरुआत की। शार्क, हम लोग जाने जाते हैं हमारे फ्रेश डो और फ्रेश इंग्रेडिएंट्स के लिए। हमारे मेन्यू के अंदर नंबर्स ऑफ वैरायटीज के पिज्जा हैं, पास्ता है, गार्लिक ब्रेड, चोकोलावा और पॉकेट कैलिजोन है। हमारे पास गोहाना स्पेशल बाहुबली पिज्जा भी है जो कि गोहाना की जलेबी से भी बड़ा है। मैं पूरे गर्व से कह सकता हूँ कि गोहाना को पहली बार पिज्जा खिलाने वाला पिज्जा गैलेरिया है। नाइस। और गोहाना से स्टार्ट करने के बाद हमने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर में अपने 30 आउटलेट अभी रन कर रहे हैं और हम अब आगे इसको एक्सपेंड करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमारा विजन है पिज्जा गैलेरिया को इंडिया का नंबर 1 वेज पिज्जा ब्रांड बनाने का और उस सब के लिए आप सब अब सब मुझे और उसे अब हमें आप सब शार्क की जरूरत है और हमारा आस्क है 1 CR फॉर 2% इक्विटी के लिए। अब पूरा भारत बोलेगा पिज्जा मतलब पिज्जा गैलेरिया। यार मुंह में पानी आ रहा है, पिज्जा खिला दो। हाँ, सर। सब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारी स्टफ गार्लिक ब्रेड है, बेस्ट सेलिंग हमारा आइटम है। ये प्लेन गार्लिक ब्रेड, देन सिंगल टॉपिंग पिज्जा और ये हमारा तंदूरी पनीर पिज्जा और डिप्स है हमारी चीज़ डिप और स्पाइसी डिप। तंदूरी पनीर पिज्जा बहुत अच्छा है। एक दौर था हमारा जब हम सिर्फ दिन के 50 से 60 पिज्जा बेचते थे और आज तकरीबन पिज्जा गैलेरिया महीने के 4 से 5 लाख पिज्जा सेल करता है। What? 4 से 5 लाख? यस सर, पर मंथ। कुछ सिटी के अंदर हम लोगों ने डोमिनोज को भी बीट किया है।
जोमेटो की रेटिंग क्या है आपकी? सर जोमेटो की हमारी रेटिंग 4.2 से लेके और गोहाना की हमारी रेटिंग 4.9 है। गुड़गांव से गोहाना कितनी दूर है? 120 किलोमीटर के आसपास। वाया हमारे 2 रास्ते होते हैं, सोनीपत से हम लोग गोहाना जा सकते हैं और एक रास्ता हमारा वाया रोहतक से। पर 120 किलोमीटर गुड़गांव से में पिज्जा फ्रेश मिलते ही नहीं थे। नहीं, फ्रेश डो पिज्जा नहीं होते थे। आपने कहा 2015 में ये बात हुई, तो यार 2015 के पहले क्या कर रहे थे तुम? मैंने स्कूलिंग की लोकल गोहाना से ही। उसके बाद मेरा जो कॉलेज भी था वो भी एक गाँव में मेरे पापा ने मेरा एडमिशन करा दिया। NC कॉलेज ऑब्लिक SDITM कॉलेज था और मैं सर बीटेक में फेल हो गया। और इतनी डांट पड़ी ना, पापा बोले तूने मेरे पैसे भी खराब करे, हाँ। ऊपर से जैसे तैसे करके तू नौकरी लग गया और तू नौकरी भी छोड़ के आ गया। हाँ। अब तेरे को धंधे के लिए भाई पैसे भी दूं, हाँ। मेरे से ना होगा। और कौन सी नौकरी कहाँ पर? सर जैसे बीटेक मेरी तो कंप्लीट नहीं हुई थी, ईशान की कंप्लीट हो चुकी थी। भाई है तुम्हारा? नहीं, हम लोग स्कूल फ्रेंड है, 9th क्लास से इकट्ठे हैं, नौकरी इकट्ठी हुई थी। अच्छा, कहाँ पर? एरिक्सन इंडिया के अंदर हम थर्ड पार्टी पेरोल पे थे, जो DLF साइबर सिटी के अंदर जाते हैं तो लेफ्ट हैंड में फर्स्ट बिल्डिंग होती थी पहले। भाई आप इतना स्पेसिफिक, हमेशा इतना स्पेसिफिक हो आप कि आपने जो कॉलेज का नाम बताया उसमें ऑब्लिक भी बोल दिया आपने। हाँ, गोहाना के 2 रास्ते भी बताए। हाँ, तो जॉब पे आ जाइए फिर एरिक्सन। पहले ईशान की जॉब लगी और मेरे को सप्ली आ रखी थी। सप्ली क्या होता है? री कंपार्टमेंट, मतलब एक पेपर में फेल हो गया था। एटीकेटी जिसको बोलते हैं हम लोग सेटलमेंट बोलते हैं। ठीक है। तो सर मेरी वो एक पेपर रहता था नेटवर्क एनालिसिस का, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में नास बोलते थे। उसने मेरा नास ही कर रखा था। जैसे तैसे जुगाड़ करके ईशान को बोला भाई तू जहाँ पे लगाओ ना मेरा कोई अप्रोच कर, मेरे को गोहाना से निकलना है यार। तो इसने एक जुगाड़ करके इसे मेरे को लगवा दिया। एक चीज बहुत अच्छी है, एक तो मतलब मेरे को ये लगा, देखो मैं तो पूरा खा गया, तो टेस्ट बहुत सही है। दूसरा, ऐसी कोई पिज्जा चेन मैंने नहीं सुनी जो खाली वेज बनाती है। बहुत अच्छा बिजनेस टैक्टिक भी है। और वेज क्यों? मेरे पापा ना थोड़ा सा धार्मिक थे और थोड़ा सा जैन संत को मानते थे। तो मैं जब गुरुजी से ऐसे पूछने लगे ना, मैं वैसे तो रैंडमली जाता था कि गुरुजी मेरे को कोई काम करना है, कोई प्रोडक्शन का, क्या करूं? बोला बेटा कुछ भी काम कर ले पर किसी की जी हत्या करके अपना पेट मत भरना। बिजनेस के ओर पे आप कभी डाइवर्सिफाई करेंगे नॉनवेज में, कि आपका विजन है कि ये फॉरएवर शाकाहारी रहेगा? 100% वेजिटेरियन ही रहेगा। और ऐसा नहीं है मैम कि वेज की मार्केट नहीं है, पूरे इंडिया के अंदर वेज की बहुत अच्छी मार्केट। क्यों पूछा? क्योंकि बहुत सारे वेजिटेरियंस को मैं पहचानती हूँ, मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, जिनको बहुत दिक्कत होती है टू गो टू रेस्टोरेंट जो दोनों सर्व करते हैं। जोमेटो पे अराउंड 30% कस्टमर ऐसे हैं जो नॉन वेज सर्व करने वाले रेस्टोरेंट से ऑर्डर ही नहीं That is a phenomenal statistic. वेज ओनली रेस्टोरेंट चेन्स आर ह्यूज। लेकिन ये प्रोमिनेंट ज्यादा क्यों नहीं किया आपने? अगर मैं यहाँ देखता हूँ जी, ओनली वेज या 100% वेज तो बहुत छोटे में आपने लिखा हुआ। लिखा क्यों नहीं है? तो एकदम से उसको आपका मेन सेलिंग पॉइंट क्यों नहीं बना दिया? That's a good point. बिल्कुल इसको हम ऐड ऑन करेंगे। इसको बड़ा करो। टेस्ट बेटर है, क्यों है? जितने भी पिज्जा बनते हैं वो मोज़रेला चीज के बनते हैं। ठीक है। इसमें हमने अपनी कस्टमाइज कराई हुई लिक्विड चीज भी ऐड की है 30% का राउंड। अच्छा। उसने आपको एक अलग सा फील दिया होगा, जूसी टाइप। आप तो फेल हुए थे, इतना कुछ कैसे आपने सीख लिया? जब मैंने गुड़गांव में ट्राई किया था, खाया था, मैं उसकी R&D के लिए निकल पड़ा। डोमिनोज गया कि भाई फ्रेंचाइजी मिलती है, पता किया नहीं। उसके बाद रोहतक गया। इटली गए आप? सर तो ये टेस्ट ऑफ इटली फॉर इंडिया ये भी बताता हूँ। मैं गूगल कर रहा था लोगों के लिए कि भाई ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो इटली से आया। तो फिर वहां पे क्लिक किया कि द टेस्ट ऑफ इटली फॉर इंडिया। R&D किया, फिर मैन्युफैक्चरिंग और सब कहाँ से सीखा? R&D के लिए मैं निकला रोहतक। वहाँ हमारा एक ब्रांड है पिज्जा विंग्स के नाम से। उनसे जब डिस्कस हुआ कि सर मुझे को ना गोहाना खोलना है, बोला भाई मैं फ्रेंचाइजी नहीं दूंगा। उसने मुझे ऑफर किया कि भाई हम ना तुम्हें सिखा देंगे और 1.5 लाख रुपए फीस लगेगी। अच्छा। उसका भी जुगाड़ दोस्तों से किया था। और मेरे से बड़े वाला भाई चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल है, उसकी सैलरी थी मगर 2। और वहां पे करीब 15 से 20 दिन तक उन्होंने मेरे से प्रोसेस सिखाए सारे, कैसे डिलीवरी दे के आनी है, कैसे बिलिंग होनी चाहिए और स्ट्रेच। यार गोल तो नहीं आती। बोला रोटी बनानी आती है? भाई आती है। बोला उसी तरीके से बना इसको। वो बनाया और वो करते करते, और सर अब मुझे लग रहा है कि पिज्जा के अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। तो हमने फर्स्ट आउटलेट 25 दिसंबर 2015 को स्टार्ट किया। उन दिनों में सर सच में लोग गोहाना के पागल हुए। और उसका रेवेन्यू पर मंथ कितना चल रहा है? 6.5-7 लाख रुपए की सेल करते हैं महीने की। ये आपका पीक रेवेन्यू है? नहीं, इससे ऊपर है सर। इससे ऊपर कौन कौन सी आउटलेट? करनाल सिटी है हमारा, सोनीपत सिटी हमारा रेवेन्यू 14.5 लाख के आसपास है। प्रॉफिट कितने पे करते हो आप?
कितने रेवेन्यू पर मंथ पे? 4.5 लाख सेल के बाद। कस्टमर आते हैं रेस्टोरेंट पे या सारा डिलीवरी है? मल्टीपल है, जो मोस्टली आउटलेट है हमारे डाइनिंग आउटलेट भी हैं, हम लोग जोमेटो स्विगी के साथ भी हैं और हम लोग सेल्फ डिलीवरी भी ऑर्डर। कस्टमर कितने तुम्हारे पास आते हैं वर्सेस तुम कितनी बार जाते हो? वो रेशो होगा सर 70% हमारे पास और हमारे द्वारा जो हमें डिलीवरी के लिए कॉल करते हैं वो आते हैं 70? और 30% आप लोगों के थ्रू। और ये क्या फ्रेंचाइजी मॉडल है कि? इसमें 18 आउटलेट हमारे कंपनी के हैं। अच्छा। और 12 आउटलेट हमारे फोफो और फोको के। फ्रेंचाइजी ऑन, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड है और इसमें 4 आउटलेट फ्रेंचाइजी ऑन, कंपनी ऑपरेटेड है। एक चीज बताओ, आप जैसे अब नई नई चीजें आ रही है, नई नई चीजें करनी है, वैल्यूएशन लेनी है, इन्वेस्टर्स पे जाना है, ये सब आप कहाँ से सीख रहे हो और आपकी कोई हेल्प कर रहा है, कोई एडवाइजर है? फेयरली बताऊं, ये शार्क टैंक से सीख रहे हैं। सच्ची, सारे एपिसोड देखा और इन्हीं से सीख रहे हैं। हमसे ही सीखा और हमको ही 50 करोड़ का वैल्यूएशन टोप रहे। सर आज सेल भी तो दे रहे। सेल्स बताइए, दबा के होंगे आपके सेल्स। 2019-20 में जो सेल थी वो थी 8.5 करोड़, 20-21 में थी 10.5 करोड़, लास्ट ईयर की थी 11.5 करोड़। लास्ट ईयर तो 22-23 होगा ना यार, एक साल आपने स्किप कर दिया। लास्ट 3 हो गया ना ये, 11.5, ठीक है, मतलब 8.5, 10.5, 11.5। तो आपने शुरू करना चाहिए था 20-21 से। 2023-24 में हम लोग करीब 9 करोड़ को टच करने वाले हैं। और इसमें से आपका ओन्ड और फ्रेंचाइजी का क्या स्प्लिट है? ये जो कंपनी आउटलेट 18 आउटलेट है ये उनका है। अच्छा, और फ्रेंचाइज का अलग क्यों नहीं बताया? फ्रेंचाइजी से हम लोग रॉयल्टी लेते हैं और सेकंड जो हम उनको इन्वेंट्री रॉ मटेरियल देते हैं उसमें एक कट होता है। तो कितना है बता दो ना, उसको ओन्ड आउटलेट में जोड़ देते हैं। टोटल 1.5 लाख रुपीस आ रहा है पर मंथ। पर मंथ 1.5 लाख? क्योंकि हम जो उनका जो प्रॉफिट था उसका हम 3% चार्ज करते हैं। प्रॉफिट का 3%? 3% चार्ज करते हैं। नहीं, प्रॉफिट को उल्टा बोल। आफ्टर ब्रेक इवन का उसका जो उसने मतलब उसका ब्रेक इवन निकलने के बाद। ये मैथ मेरे को समझ में नहीं आया। 12 फ्रेंचाइजी में 1.5 लाख ही क्यों बन रहा है आपका? नहीं, ये वन टाइम जो लिया वो तो अलग है ना। ठीक है, रॉ मटेरियल का कितना चार्ज करते हैं? वो तकरीबन 3 से 4% का कट होता है। नहीं भाई, एक तो या तो आपके आंकड़े नहीं बैठ रहे या आपके फ्रेंचाइजी पैसे नहीं बना रहे। एक्चुअली क्या है कि अभी जो रेस्टोरेंट हुए कुछ अभी हुए हैं, उन्हीं के बहुत पुराने चल रहे हैं कि उनके रेगुलर रॉयल्टी आ रही है। पुराने वाले फ्रेंचाइजी के आंकड़े बता दो। उससे तकरीबन महीने का हमें आता है 30 से 35 हजार रुपया। और उसकी सेल कितनी है? 8.5 से लेके 10 लाख के बीच की है। और आप सिर्फ 30,000 रुपए लेके खुश हैं? आप फ्रेंचाइजी का भला करें पर आपका धंधा तो चलेगा ही नहीं ऐसे। नहीं, फ्रेंचाइजी ने इन्वेस्ट किया हमारे ऊपर, हमारे ब्रांड को देख के। जब तक वो नहीं कमाएगा तो हम कैसे निकाल के? एक कंफ्यूजन जो अभी तक नहीं समझ आया है, आप फ्रेंचाइजी से कितना लेते हो रॉ मटेरियल का? रॉ मटेरियल का मैं आपको बताया था 1.5 लाख के आसपास पर मंथ आता है अभी। और नहीं, आपने बोला था रॉयल्टी आता है, उसके अलावा आपने बोला उसके ऊपर कुछ आता है रॉ मटेरियल का। तो अभी अप्रोक्सीमेट इतना ही आता है, तो इसमें झूठ की बात नहीं है, यही आता है। नहीं, झूठ की बात नहीं, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ आपके फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट में लिखा क्या है, बस ये बताओ। हमारे एग्रीमेंट में लिखा हुआ है जो हमने ब्रेक इवन के बाद सेल किया उसका हम नेट 3% लेंगे और उसमें आप सारा रॉ मटेरियल दोगे। रॉ मटेरियल जो जाएगा उसका अलग से रहेगा। एंड रॉ मटेरियल्स में कितना आप प्रोवाइड करते हो? एग्जांपल देता हूँ, 100 रुपए का चीज लिया, ठीक है, उसमें लगा 30 रुपए का रॉ मटेरियल। हाँ। उस 30 रुपए के रॉ मटेरियल में जो भी हमारे पैक्ड है, सॉस वगैरह है, चीज वगैरह है, ये हमने दिया तकरीबन 20%। मतलब वो जो वैल्यू लगा उसका रॉ मटेरियल का वैल्यू, उस पे हमने वो 20 रुपए पे हमने जो लिया है वो है। भाई हम इसको नहीं समझ पाएंगे, ये बात साफ हो गई। पैसा बना रहे हो? बिल्कुल। कितना पैसा बनाया? 15%। और वैल्यू में बोलो तो पिछले साल कितना? वैल्यू में अगर महीने की एवरेज दूं तो सारे आउटलेट तकरीबन अगर कमाते होंगे 18 लाख के आसपास पर मंथ का है। पहले साल में जब 8.5 करोड़ किया था तब कितना कमाया था? पहले साल तो देखो कुछ बचा ही नहीं था, सब आगे से आगे लगे रहा था, बस खर्चा पानी ही रखा था बस। ठीक है, 10.5 में कुछ बनाया? 15 से 16 लाख रुपए का। आपने 15% बोला नेट मार्जिन, फिर 10.5 करोड़ पे आप 1% क्यों बना रहे हो? 10-15 लाख। आई थिंक आपके नंबर्स में कोई गलती है, बिकॉज आपने बताया कि लास्ट ईयर 11.5 करोड़ सेल्स पे आपका प्रॉफिट हुआ था 15 लाख। आपने मंथ का पूछ रहे हैं, ईयर का पूछ रहे हैं? लास्ट ईयर। ये पर मंथ का है मैडम। एक चीज किया करो बात, या पर ईयर बात किया करो या पर मंथ बात किया करो, मिक्स मत करो भाई। इस साल कितना बनाओगे? इस साल का टारगेट है सर करीब 16.5 करोड़ की सेल करेंगे हम, क्योंकि हम 9 करोड़ के आसपास टच कर चुके हैं। इस साल आप 2.5 करोड़ प्रॉफिट करोगे? बिल्कुल। प्रॉफिट का क्या किया सर? आउटलेट खोले ना और उसको मार्केटिंग में यूज किया। तो ये नेट प्रॉफिट नहीं है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। इसमें क्या होता है?
ये नेट प्रॉफिट है सर। ये आपने प्रॉफिट यूज किया या कंपनी में पड़ा हुआ है, बैंक में पड़ा नहीं हुआ है? नहीं, ये यूज करा है कुछ, मतलब कंपनी में लग गया, कोई नया आउटलेट लग गया, कुछ यूजेस थे जो फैमिली और में अभी use कुछ बैलेंस करे, है हमारे पास, वो चीजों में लग गया। आपको ना थोड़ा फाइनेंशियल्स सीखना चाहिए। तभी हम लोग आए हैं। यार बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स को ना लगता है कि मुझे ये चीज आती है और मैं बाकी चीजों के लिए टीम को कर लूंगा हायर। ऐसा होता नहीं है। अगर आप स्टार्टअप फाउंडर हो तो आपको 80% सब कुछ आना ही चाहिए। तो ये सब सीखना स्टार्ट करो खुद, नहीं तो बिजनेस नहीं बना पाओगे आप। मुझे आप लोग बहुत अच्छे लगे एज एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन। आज हमने ये दिखा दिया कि एजुकेशन से ज्यादा एक्सपीरियंस और पैशन ज्यादा जरूरी है। बहुत अच्छा कर रहे हो, पैसे बना रहे हो। एक को फाउंडर रखना चाहिए फाइनेंस का, या किसी को धुरंधर होना चाहिए। मैं अभी आउट हूँ इस बिजनेस से। आपको 500 आउटलेट खोलनी, आपका सपना ये। इसका मतलब ये, अगर आप फ्रेंचाइजी बिजनेस में हो तो फिर वो फूड का बिजनेस नहीं रहता, वो फ्रेंचाइजिंग का बिजनेस हो जाता है। मतलब उसको बराबर SOPs लगानी पड़ती है। तो आप मुझे अपने 3 टॉप SOPs फ्रेंचाइज के बताइए जो आप करोगे इम्प्लीमेंट, और कैसे करोगे। सबसे पहले जब हम फ्रेंचाइजी अगर देंगे तो हम पहले मास्टर फ्रेंचाइजी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वहाँ पे अपना जितना भी हमारा स्टॉक से रिलेटेड या SKU यूनिट जो भी होगी, हम लोग वहाँ पे डेवलप करेंगे। फिर उनको पूरा प्लान 4 से 5 साल के लिए मास्टर फ्रेंचाइजी आगे फ्रेंचाइजी कैसे दे रहा है, उसको पॉइंट को पकड़ के नंबर्स को ऐसे बढ़ाएंगे। आपकी जो बातें हैं ना, गोवाना की जलेबी की तरह गोल गोल, सीधी समझ में नहीं आ रही। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप आपके 30 आउटलेट से 500 तक कैसे पहुंचोगे। मैंने सिर्फ SOPs के बारे में पूछा आपको, और आपने मुझे ये बता दिया कि मैं मास्टर फ्रेंचाइजीज करूँगा। वो तो SOPs से कुछ लेना देना ही नहीं है उसका। तो इस वजह से मैं आज आउट हूँ। गुड लक। आई थिंक आप में एक स्वीटनेस है, एक प्योरिटी है, एक एनर्जी है जो बहुत बहुत मुझे पसंद आई। बट आई एम आउट बिकॉज सचमुच मुझे नहीं लगता है मेरी इसमें एक्सपर्टीज है और मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊंगी। बट आई लव योर एनर्जी एंड आई हैव नो डाउट कि आप 500 स्टोर्स कर पाएंगे। मेरा भी मानना है आप काफी दिल वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं और आप बहुत दिमाग लगा रहे हैं सोचने में कि फ्रेंचाइजीज कैसे पैसा बनाएंगे, जो बहुत अच्छा है। बिकॉज कोई भी बड़ा फ्रेंचाइजी बिजनेस बना नहीं सकता बिना ये सोचे कि मेरा पार्टनर कैसे पैसे बनाएगा। तो ग्रेट वर्क ऑन दैट। आप में जो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ओन बिजनेस है कि आपको मतलब आप अपना फ्रेंचाइजी अरेंजमेंट ही नहीं समझा पा रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कौन सा नंबर आप सच बोल रहे हो, कौन सा नंबर आप फेंक रहे हो। तो थोड़ी ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ जुड़ नहीं पाऊंगी। यार फर्स्ट ऑफ ऑल खाना काफी अच्छा था। थैंक यू। 4.9 रेटिंग जोमेटो पे काफी ज्यादा रेयर है, तो वेल डन। योर पैशन फर्स्ट क्लास। अगर आप 20 साल पहले मेरे पास आते जब मैं वहाँ पे कॉलेज में था और बोलते कि यार आजा ज्वाइन मार ले मेरे को, कर ले, बिजनेस कर रहे हैं हम, मैं आई वुड हैव जॉइंड यू। तब तो मैं 12 साल का ही होता। मैं थोड़ा ज्यादा होता, लेकिन मैं आ जाता। धंधा पता ही नहीं होता, लेकिन मैं आ जाता आपके पास, ठीक है। लेकिन आई एम आउट। पहला, आज तक मैंने किसी रेस्टोरेंट बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया, ना मैं कर सकता हूँ इन्वेस्ट। दूसरा, किसी के साथ काम करना है मुझे अगर, तो थोड़ा ऑर्गेनाइज सेटअप चाहिए, है ना। अगर मुझे बेसिक्स किसी को सिखाने पड़ रहे हैं तो वो वर्थ इट नहीं है। तो आई एम आउट। ओके, सॉरी गाइस। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। एक सीख लेके जा रहे हैं जो शार्क ने हमें दिया, अगला विजन लेके जा रहे हैं हम लोग, हमें कैसे काम करना है। 2030 तक 500 आउटलेट हम लोग बना के दिखाएंगे। वो जज्बा और वो हिम्मत हमारे बीच में है।